असम की पहाड़ियों में, जहां घने जंगल और धुंध भरी वादियां मिलकर एक अजीब सा सन्नाटा पैदा करती हैं, वहीं बसा था नीलाचल छाया नाम का एक छोटा सा गांव। यह गांव कामाख्या मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था और यहाँ के लोग देवी माँ की बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे। पर इसी गांव में रहती थी चंपा, एक ऐसी औरत जिसके जीवन में श्रद्धा से ज्यादा पीड़ा थी। चंपा सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गेहुआ रंग और लंबे घने बाल गांव की हर औरत को रश्क देते थे। जब वह ब्याह कर इस गांव में आई थी तो सबने कहा था कि माधव बड़ा भाग्यशाली है। माधव मेहनती आदमी था, खेती बाड़ी में लगा रहता और चंपा का ख्याल रखता। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था, घर में खुशियां थीं, हंसी मजाक था। पर फिर धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। 1 साल बीता, फिर 2 साल, फिर 3। चंपा की गोद खाली रही। गांव की औरतें शुरू में तो सहानुभूति दिखाती थीं, पर फिर धीरे धीरे फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं। कोई कहता कि चंपा के भाग्य में बच्चा नहीं है, कोई कहता कि शायद उस पर किसी की नज़र लग गई है। पर सबसे ज़्यादा कहा जाने लगा वो शब्द जो किसी भी औरत के लिए अभिशाप से कम नहीं होता, बांझ। 12 साल हो चुके थे शादी को। 12 साल जिनमें चंपा ने हर मन्नत मानी, हर व्रत रखा, हर मंदिर में माथा टेका। पर उसकी गोद आज भी सूनी थी। अब गांव की औरतें सीधे सीधे उसके सामने ताने मारने लगी थीं। कोई अपने बच्चे को उससे दूर रखती, मानो उसकी नज़र लग जाएगी। कोई कहती कि औरत अगर माँ न बन सके तो उसका जीवन व्यर्थ है। हर शब्द चंपा के भीतर नासूर बनकर चुभता था। रात को वह छुपकर रोती, अपनी किस्मत को कोसती। माधव उसे समझाता, पर उसकी आंखों में भी अब वो चमक नहीं रही थी। एक दिन चंपा ने माधव से कहा, मुझे तलाक दे दो, किसी और से शादी कर लो, कम से कम तुम्हारे घर में तो दिया जलेगा। माधव ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और बोला, ऐसी बातें मत करो, तुम मेरी पत्नी हो और रहोगी। पर चंपा जानती थी कि माधव के मन में भी कहीं न कहीं एक टीस जरूर होगी। उसने अपने आप से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह माँ बनकर रहेगी। उसी साल की अमावस की रात थी। नीलाचल छाया में अमावस की रातें और भी डरावनी होती थीं। चारों ओर अंधेरा, घने जंगल से आती अजीब अजीब आवाज़ें और हवा में एक अजीब सी ठंडक जो हड्डियों तक को जमा देती थी। उस रात कामाख्या की पहाड़ियों की ओर लाल बादल छाए हुए थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब ऐसा होता है तो देवी का तांत्रिक रूप जाग जाता है। उस रात घरों में दिए जलाए जाते थे और लोग बाहर निकलने से कतराते थे। चंपा अपने घर की दहलीज पर बैठी थी। माधव खेतों में काम कर रहा था। तभी उसे दूर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जिसकी कमर झुकी हुई थी और जिसके सफ़ेद बाल हवा में उड़ रहे थे, उसकी ओर आ रही थी। वह औरत काले कपड़े पहने हुई थी और उसके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं। उसके हाथ में एक लाठी थी जिस पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। चंपा डर गई। उसने अंदर जाने की सोची, पर वह बूढ़ी सीधे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। जब उसने अपनी नज़रें उठाईं तो चंपा की सांस रुक गई। उस बूढ़ी की आंखें, वो आंखें बिल्कुल काली थीं। कोई सफ़ेदी नहीं, कोई पुतली नहीं, बस एक गहरा काला रंग जो देखने वाले को अपने अंदर खींच लेता था। चंपा ने ऐसी आंखें पहले कभी नहीं देखी थीं। बूढ़ी ने धीमी आवाज में पूछा, तू चंपा है? चंपा ने सिर हिलाया। उसकी आवाज गले में ही अटक गई थी। तेरी गोद सूनी है, बूढ़ी ने कहा। यह सवाल नहीं था, बयान था। चंपा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया। बूढ़ी ने अपनी लाठी जमीन पर टिकाई और कहा, मैं तुझे मां बना सकती हूं। चंपा ने एकदम से सिर उठाया। कैसे? उसकी आवाज में उम्मीद और बेचैनी दोनों थी। बूढ़ी ने अपना चेहरा चंपा के करीब लाया। उसकी सांसों से कपूर और राख की गंध आ रही थी। मां काली की कोख में अपनी इच्छा बोनी होगी। कामाख्या के नीचे एक गुफा है, वहां देवी का असली रूप है। वहां तुझे जाना होगा, अपनी देह अर्पित करनी होगी, अपना रक्त देना होगा, तब देवी तुझे संतान देंगी। चंपा का मन भय
और चाह के बीच झूल रहा था। उसने पूछा, पर यह सब ठीक है? मेरा मतलब है, यह तो तंत्र विद्या है। बूढ़ी ने हंसी। वह हंसी भी अजीब थी, जैसे कोई पुरानी हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खा रही हों। तंत्र भी तो देवी की ही साधना है बेटी, सिर्फ रास्ता अलग है। पर सुन, जो जन्मेगा वह तेरा होगा, पर पूरी तरह से इंसान नहीं। मतलब? चंपा ने घबराकर पूछा। देवी की कोख से जो जन्म लेता है वह देवी का अंश लेकर आता है। वह अलौकिक होता है। तू उसे माँ की तरह प्यार कर पाएगी, पर उसे इंसान समझने की गलती मत करना। बूढ़ी ने अपनी काली आंखों से चंपा को घूरा। अब फैसला तेरा है, अगली अमावस तेरा इंतजार रहेगा। इतना कहकर वह बूढ़ी मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। चंपा वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस रात चंपा को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थीं। माँ बनने की चाह इतनी बड़ी थी कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने सोचा कि बाकी सब चीज़ें बाद में देखी जाएंगी, पहले तो माँ बनना ज़रूरी था। 15 दिन बीत गए। चंपा ने माधव को कुछ नहीं बताया। वह जानती थी कि माधव उसे मना कर देगा। अमावस की रात फिर आई। इस बार बादल और भी ज़्यादा लाल थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कच्चे लोहे और खून की मिलीजुली गंध। गांव के कुत्ते रात भर रोते रहे थे। माधव सो गया था। चंपा ने चुपके से घर से बाहर निकली। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी, जिसमें उसने लाल कपड़ा, कुछ फूल और एक छोटा सा दिया रखा हुआ था। वह कामाख्या की पहाड़ियों की ओर चल पड़ी। रास्ता अंधेरा था और डरावना, पर चंपा का मन इतना पक्का था कि उसे कुछ भी डर नहीं लग रहा था। लगभग 2 घंटे चलने के बाद वह एक जगह पहुंची जहां बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। वहीं एक छोटा सा रास्ता जमीन के अंदर जाता हुआ दिख रहा था। वह गुफा थी। चंपा ने एक गहरी सांस ली और अंदर उतर गई। गुफा के अंदर अंधेरा था, पर दीवारों पर कहीं कहीं से लाल रोशनी आ रही थी। जैसे जैसे वह अंदर जा रही थी, हवा गर्म होती जा रही थी। और फिर उसे दिखा, बीच में एक यंत्र बना हुआ था, पूरी तरह से रक्त से। उस यंत्र के बीच में एक त्रिशूल गड़ा हुआ था और चारों ओर खोपड़ियां रखी हुई थीं। दीवारों पर काली माँ की विशाल मूर्ति उकेरी हुई थी, जिसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और गले में नरमुंडों की माला थी। चंपा घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपनी पोटली खोली और दिया जलाया। फिर उसने अपनी हथेली में एक छोटा सा चीरा लगाया और खून की कुछ बूंदें यंत्र पर गिरा दीं। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन देवी से प्रार्थना करने लगी। माँ, मुझे संतान दो। मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ। बस एक बार मुझे माँ बनने का सुख दे दो। अचानक गुफा में एक तेज हवा चली। दिया बुझ गया, पर यंत्र अपने आप चमकने लगा। चंपा ने आंखें खोलीं तो देखा कि काली माँ की मूर्ति की आंखें खुल गई हैं और वो सीधे उसे देख रही हैं। एक आवाज़ गूंजी, भारी और डरावनी, तथास्तु। चंपा के पूरे शरीर में एक अजीब सा करंट दौड़ गया। उसे लगा जैसे उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा है। वह डर गई और पीछे हटने लगी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काली की कोख जाग चुकी थी। चंपा किसी तरह गुफा से बाहर निकली और भागते हुए घर पहुंची। सुबह होने लगी थी। माधव अभी भी सो रहा था। चंपा ने चुपके से बिस्तर पर लेट गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। उसके मन में डर और उम्मीद दोनों थी। उसे नहीं पता था कि उसने क्या किया है और आगे क्या होने वाला है। पर एक बात वह जानती थी, उसकी गोद अब सूनी नहीं रहेगी। उस रात के बाद से चंपा में कुछ बदलने लगा। शुरू में तो बदलाव इतने छोटे थे कि माधव ने ध्यान ही नहीं दिया, पर चंपा खुद महसूस कर रही थी। उसके शरीर में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे उसके पेट के अंदर कुछ बैठा हो। वह थकान भी ज़्यादा महसूस करने लगी थी। सुबह उठते ही उसे उल्टी जैसा लगता। 3 हफ्ते बाद जब उसका मासिक धर्म नहीं आया तो उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। क्या सच में, क्या वाकई वह गर्भवती थी? उसने माधव को कुछ नहीं बताया। उसने भी वह पहले पक्का करना चाहती थी।
1 महीना बीत गया। चंपा का पेट थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। गांव की एक बूढ़ी दाई थी जो हर किसी की गर्भावस्था की पहचान कर लेती थी। चंपा उसके पास गई। दाई ने उसका पेट छुआ, नाड़ी देखी और मुस्कुराकर बोली, तू माँ बनने वाली है बेटी। चंपा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 12 साल बाद आखिरकार उसकी मन्नत पूरी हो रही थी। उसने घर आकर माधव को बताया। माधव भी बहुत खुश हुआ। उसने चंपा को गले लगा लिया और बोला, देखा, मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। गांव में खबर फैल गई। जिन औरतों ने चंपा को ताने मारे थे वही अब उसके घर बधाई देने आने लगीं। चंपा के मन में थोड़ा कड़वाहट थी, पर उसने सबको प्यार से जवाब दिया। आखिरकार वह माँ बनने वाली थी। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए चीज़ें बदलने लगीं। साधारण गर्भावस्था से अलग कुछ होने लगा। पहली अजीब बात तब हुई जब चंपा 2 महीने की गर्भवती थी। एक रात वह सो रही थी, तभी उसे लगा कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा है। यह सामान्य नहीं था। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा 4-5 महीने के बाद हिलना शुरू करता है, पर यह तो अभी 2 महीने का ही था। चंपा ने हाथ अपने पेट पर रखा। हिलना बंद हो गया। उसने सोचा शायद उसका वहम था, पर फिर अगली रात फिर वही हुआ। इस बार हिलना ज़्यादा तेज था। चंपा को लगा जैसे कोई अंदर से दीवारों को खुरच रहा हो। उसे दर्द होने लगा। वह चीख पड़ी। माधव उठा। क्या हुआ? पेट में कुछ हो रहा है। चंपा रोने लगी। माधव ने उसे अस्पताल ले जाने की सोची, पर गांव से शहर का अस्पताल बहुत दूर था और रात को गाड़ी भी नहीं मिलती थी। उसने चंपा को गर्म पानी पिलाया और उसे चुप कराया। धीरे धीरे दर्द कम हुआ और चंपा सो गई। अगले दिन सुबह माधव उसे गांव के एक डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच की और बोला कि सब सामान्य है। बच्चे की धड़कन भी सही है, पर चंपा को संतोष नहीं हुआ। वह जानती थी कि रात को जो हुआ था वह सामान्य नहीं था। तीसरे महीने में चंपा का पेट तेजी से बढ़ने लगा, सामान्य से ज़्यादा बढ़ा। डॉक्टर ने कहा कि शायद जुड़वांव बच्चे हैं, पर अल्ट्रासाउंड में सिर्फ एक ही बच्चा दिख रहा था। डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने कहा, यह बच्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। चंपा के मन में डर बैठने लगा। उसे गुफा की वह रात याद आने लगी। बूढ़ी तांत्रिकनी ने कहा था, जो जन्मेगा वह पूरी तरह से इंसान नहीं होगा। क्या यही मतलब था? चौथे महीने की पहली अमावस की रात आई। चंपा उस रात बिल्कुल सो नहीं पाई। उसके पेट में हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसे लग रहा था जैसे अंदर कोई नाखूनों से खुरच रहा हो, पंजों से मार रहा हो। दर्द इतना था कि वह बिस्तर पर तड़पने लगी। माधव घबरा गया। उसने पानी लाया, माथे पर पट्टी रखी, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। तभी चंपा को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके पेट पर जैसे अंदर से किसी ने हाथ मारा हो, इतना तेज कि बाहर से भी दिख गया। माधव ने देखा और डर गया। चंपा के पेट पर एक उभार बना, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। फिर वह उभार खिसका एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। यह क्या है? माधव की आवाज़ कांप रही थी। चंपा कुछ बोल नहीं पाई। उसे लगा जैसे वह बेहोश हो जाएगी, और फिर अचानक सब शांत हो गया। हलचल बंद हो गई, दर्द गायब हो गया। चंपा ने राहत की सांस ली, पर उस रात के बाद से हर अमावस यही होने लगा। हर महीने की अमावस को चंपा का पेट भीतर से हिलता, तड़पता, और हर बार पहले से ज़्यादा तेज। चंपा समझ गई थी कि यह सामान्य गर्भावस्था नहीं है। अंदर जो बढ़ रहा था वह कुछ और था। 5वें महीने में चंपा को सपने आने लगे, भयानक सपने। उसे दिखता कि एक काला शिशु जिसकी त्वचा धूसर है और आंखें पूरी तरह काली हैं, उसे घूर रहा है। उस बच्चे की आंखों से खून बह रहा होता और वह बच्चा मुस्कुराता, एक भयानक मुस्कान। फिर उसके पीछे से एक काली परछाई उभरती जो फुसफुसाती, माँ मुझे जन्म दे। चंपा डरकर उठ जाती। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा होता। माधव पूछता, फिर वही सपना? और चंपा सिर हिला देती।
छठे महीने में गांव में अजीब चीजें होने लगीं। सबसे पहले तो बकरियां मरने लगीं। एक रात 5 बकरियां मरी मिलीं। उनकी गर्दनें कटी हुई थीं, पर खून एक बूंद भी नहीं, जैसे किसी ने पूरा खून चूस लिया हो। गांव के लोग डर गए। किसी ने कहा कि कोई जानवर है, किसी ने कहा कि चोर हैं, पर बूढ़े लोगों ने सिर हिलाया। उन्हें पता था कि यह कुछ और है। फिर खेतों में अजीब निशान मिलने लगे, पंजों के निशान, पर किसी जानवर के नहीं, बड़े और विचित्र, जैसे किसी इंसान के हाथ हों, पर उंगलियां बहुत लंबी और नुकीली हों। वे निशान खून से सने होते थे। लोग रात को घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। चंपा को लगने लगा कि यह सब उसके गर्भ से जुड़ा है। उसे याद आया कि तांत्रिकनी ने कहा था, जो जन्मेगा वह देवी का अंश होगा। क्या यह सब उसी की वजह से हो रहा था? 7वें महीने की एक रात माधव चंपा के पास बैठा था। वह उसके पेट पर हाथ रखना चाहता था, बच्चे की हलचल महसूस करना चाहता था। हर पिता ऐसा करता है। चंपा ने पहले मना किया, पर माधव की जिद पर उसने हाँ कर दी। माधव ने धीरे से अपना हाथ चंपा के पेट पर रखा। कुछ देर तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। माधव चौंक गया। यह महसूस करना अलग था, पर यह तो सच में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पकड़ा हो। उसने हाथ खींचने की कोशिश की, पर नहीं खींच पाया। पकड़ और मजबूत हो गई। माधव घबरा गया। चंपा, यह। और फिर उसे आवाज सुनाई दी, एक भारी गहरी आवाज जो चंपा के पेट से आ रही थी। पिता! माधव चीख पड़ा। उसने पूरी ताकत लगाकर हाथ खींचा और पीछे गिर गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। चंपा भी डर गई थी। माधव का चेहरा पीला पड़ गया था। वह कांप रहा था। यह क्या था? माधव की आवाज लड़खड़ा रही थी। चंपा ने कुछ नहीं कहा। क्या कहती कि उसने तांत्रिक विद्या का सहारा लिया था, कि उसके पेट में जो है वह सामान्य बच्चा नहीं है। माधव उठा और बाहर चला गया। वह पूरी रात घर के बाहर बैठा रहा। चंपा अंदर रोती रही। उसे पता था कि अब सब कुछ बदल गया है। अगले दिन से माधव चंपा से बात करना कम कर दिया। वह डर गया था। रात को वह चंपा से दूर सोता। उसकी नजरें चंपा के पेट की ओर से हटती नहीं थीं, पर डर से भरी हुई होतीं। 8वें महीने में चंपा की हालत और खराब हो गई। उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी। उसका चेहरा सूख गया था। आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे। लगता था जैसे अंदर का बच्चा उसकी सारी ताकत चूस रहा हो। डॉक्टर ने उसे अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। उसने कहा कि यह गर्भावस्था खतरनाक हो सकती है, पर चंपा ने मना कर दिया। उसे पता था कि अस्पताल में कोई इसका इलाज नहीं कर सकता। यह कुछ और ही था। एक रात चंपा फिर वही सपना देख रही थी। काला शिशु, खून से भरी आंखें, पर इस बार सपना अलग था। बच्चा बड़ा हो गया था। अब वह एक छोटे लड़के जैसा दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके दांत नुकीले थे। वह चंपा की ओर आया और बोला, माँ, जल्दी आओ, मुझे बाहर आना है। चंपा ने पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा बेटा हूं और काली का अंश। चंपा डरकर उठ गई। उसके माथे पर पसीना था। उसने अपने पेट की ओर देखा। पेट हिल रहा था, अंदर से कुछ मार रहा था। और फिर उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, पर इस बार सपने में नहीं। माँ! चंपा चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। उसने माधव की ओर देखा। माधव सो रहा था, पर उसके चेहरे पर डर के भाव थे। शायद उसे भी कोई बुरा सपना आ रहा था। चंपा समझ गई थी कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे। जो भी अंदर था वह बाहर आना चाहता था, और जब वह आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। 9वें महीने का पहला हफ्ता। गांव में अब खुलकर बातें होने लगी थीं। लोग कह रहे थे कि चंपा के घर में कुछ गड़बड़ है। कोई कहता कि रात को उसके घर से अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता कि चंपा की परछाई भी अजीब हो गई हैं। माधव अब चंपा से बिल्कुल बात नहीं करता था। वह घर में कम रहता और बाहर ज्यादा।
चंपा अकेली रह गई थी, अकेली, डरी हुई और इस बात से आतंकित कि जब यह बच्चा पैदा होगा तो क्या होगा। एक रात फिर से अमावस थी। चंपा लेटी हुई थी, तभी उसे अपने पेट में तेज दर्द हुआ। यह दर्द अलग था। उसे लगा कि समय आ गया है। वह चीखी, माधव! पर माधव घर में नहीं था। वह किसी के घर गया हुआ था। चंपा अकेली थी। दर्द बढ़ता जा रहा था। वह रोने लगी। उसने अपने पेट को पकड़ा और फिर उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, इस बार बहुत साफ, माँ, अब मैं आ रहा हूँ। चंपा ने अपने पेट की ओर देखा। पेट पर अंदर से एक मुस्कान जैसा निशान बना, जैसे कोई अंदर से मुस्करा रहा हो। और उस रात चंपा को पता चल गया कि उसने जो किया था उसकी कीमत अब चुकानी होगी। 9वें महीने का आखिरी हफ्ता था। अमावस की सबसे काली रात। आसमान में चांद तो था ही नहीं, बल्कि बादल भी इतने घने थे कि तारे भी नहीं दिख रहे थे। नीलाचल छाया गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी थम गई थी, जैसे प्रकृति खुद रुककर कुछ इंतजार कर रही हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, कच्चे लोहे और खून की मिली जुली गंध। यह गंध इतनी तेज थी कि गांव के कुत्ते रात भर भौंकते रहे थे और अब सब डर से कोनों में छुप गए थे। चंपा अपने घर में लेटी हुई थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। दर्द इतना भयानक था कि उसे लग रहा था जैसे उसका शरीर फट जाएगा। यह प्रसव पीड़ा से अलग था। यह कुछ और ही था, जैसे अंदर से कोई उसे फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। माधव देर रात घर लौटा था। जब उसने चंपा को तड़पते देखा तो वह घबरा गया। मैं दाई को बुलाता हूँ। वह भागा। गांव की दाई बुधनी एक अनुभवी महिला थी। उसने जिंदगी में सैकड़ों बच्चों को जन्म दिलवाया था। पर जब वह चंपा के घर पहुंची और चंपा को देखा तो उसकी आंखों में डर आ गया। चंपा की हालत बहुत बुरी थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, होंठ नीले हो गए थे और आंखें अंदर धंस गई थीं। बुधनी ने जल्दी से अपना सामान रखा और चंपा को देखने लगी। बच्चा आने वाला है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में घबराहट थी जो वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। प्रसव शुरू हुआ। चंपा की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। वह चीखें सामान्य नहीं थीं, उनमें दर्द के साथ साथ डर भी था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से मदद मांग रही हो, किसी से बचाने की गुहार लगा रही हो। माधव घर के बाहर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। गांव के कुछ लोग भी इकट्ठे हो गए थे। सबको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। चंपा की चीखों में कुछ ऐसा था जो रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर रहा था। रात के 2 बजे, जब अंधेरा अपने चरम पर था, बच्चा पैदा हुआ। बुधनी ने बच्चे को पकड़ा, पर जैसे ही उसने बच्चे को देखा, उसका मुंह खुला रह गया। उसकी आंखें फैल गईं, सांस रुक गई। वह कुछ बोलना चाहती थी, पर आवाज़ नहीं निकली। फिर अचानक उसकी आंखें और चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और फिर वह पीछे गिर गई। चंपा ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, क्या हुआ? बच्चा कैसा है? पर बुधनी जवाब नहीं दे पाई। वह वहीं ज़मीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पूरी तरह खुली, बाहर को निकली हुई, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती बाहर खींच ली हों। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और चेहरे पर भय के ऐसे भाव थे जैसे उसने मौत से भी भयानक कुछ देखा हो। बुधनी मर चुकी थी। बच्चा वहीं ज़मीन पर पड़ा था, खून में लिपटा हुआ, पर वह रो नहीं रहा था। हर बच्चा जन्म लेते ही रोता है, यह प्रकृति का नियम है। पर यह बच्चा चुप था, बिल्कुल चुप। माधव अंदर आया। जब उसने बुधनी को ज़मीन पर पड़े देखा तो वह दौड़ा। बुधनी, उसने उसे हिलाया, पर कोई जवाब नहीं आया। बुधनी की वो भयानक आंखें उसे घूर रही थीं। माधव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बच्चे की ओर देखा। बच्चा वहीं पड़ा था। माधव ने उसे उठाया। बच्चा भारी था, सामान्य से ज़्यादा भारी। उसने बच्चे के चेहरे की ओर देखा और उसकी सांस रुक गई। बच्चे की त्वचा धूसर थी, एकदम धूसर, जैसे राख का रंग। उसकी आंखें,
भगवान, उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। कोई सफ़ेदी नहीं, कोई पुतली नहीं, बस एक गहरा अंतहीन काला रंग। और सबसे अजीब बात यह थी कि बच्चे की नाभि पर कोई धड़कन महसूस नहीं हो रही थी। माधव ने छाती पर हाथ रखा, कोई दिल की धड़कन नहीं, पर बच्चा जिंदा था। और फिर बच्चे ने आंखें खोलीं। उन काली आंखों ने सीधे माधव को देखा और फिर बच्चा हंसा। यह हंसी नहीं थी, यह कोई भयानक आवाज़ थी जो किसी बच्चे से नहीं आ सकती थी। एक खोखली, बुरी हंसी जो सुनकर रूह कांप जाए। माधव चीखा और बच्चे को नीचे रख दिया। वह पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। यह क्या है? चंपा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। मेरा बेटा, मुझे मेरा बेटा दो। माधव ने सिर हिलाया। यह बेटा नहीं है चंपा, यह कुछ और है। पर चंपा ने सुना नहीं। उसने बच्चे को मांगा। माधव ने डरते डरते बच्चे को उठाया और चंपा को दे दिया। चंपा ने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा बेटा, आखिरकार मेरा बेटा। गांव वालों को जब बुधनी की मौत के बारे में पता चला तो सब हैरान रह गए। बुधनी एकदम स्वस्थ थी, उसे कोई बीमारी नहीं थी, फिर अचानक कैसे मर गई? और जब लोगों ने उसकी लाश देखी, उन बाहर निकली आंखों को देखा, तो सबको डर लग गया। किसी ने कहा कि उसे कोई झटका लगा होगा। किसी ने कहा कि शायद उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। बुधनी का अंतिम संस्कार हुआ, पर गांव में अब फुसफुसाहटें तेज हो गई थीं। लोग चंपा के बच्चे के बारे में बातें करने लगे। जिन लोगों ने उस बच्चे को देखा था, उन्होंने बताया कि वह सामान्य नहीं दिखता। कुछ ने कहा कि उसकी आंखें अजीब हैं, कुछ ने कहा कि वह रोता नहीं है। गांव के पुजारी ने कहा कि बच्चे को मंदिर लाकर पूजा करवानी चाहिए। पर जब चंपा बच्चे को लेकर मंदिर गई तो एक अजीब बात हुई। मंदिर के सामने जैसे ही चंपा बच्चे के साथ पहुंची, मंदिर के सारे दिए बुझ गए, एक एक करके सब, और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। पुजारी ने जब बच्चे को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने चंपा से कहा कि इस बच्चे को मंदिर में मत लाओ, यह अशुभ है। उसने कहा, इसमें कोई बुरी शक्ति है। चंपा रोने लगी। ये मेरा बेटा है, भले ही सारी दुनिया इसे अशुभ कहे, मेरे लिए यह मेरा बच्चा है। वह बच्चे को लेकर घर आ गई। माधव ने उससे बात करने की कोशिश की। चंपा, पुजारी जी सही कह रहे हैं, यह बच्चा सामान्य नहीं है। इसकी आंखें, इसकी त्वचा, इसका हंसना, सब कुछ गलत है। पर चंपा ने सुना नहीं। उसने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। तुम सब मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहते हो। 12 साल मैंने इंतज़ार किया, 12 साल। अब जब मुझे मेरा बच्चा मिला है तो तुम सब कहते हो कि यह अशुभ है। नहीं, यह मेरा बेटा है और मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। रात हो गई। चंपा बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा अभी भी चुप था, कोई आवाज़ नहीं, न रोना न किलकारी, बस वो काली आंखें जो सब कुछ देख रही थीं। चंपा ने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश की, पर बच्चे ने मुंह से दूध निकाल दिया। उसने फिर कोशिश की, फिर वही हुआ। बच्चे ने दूध नहीं पिया। घंटों बीत गए। बच्चा भूखा था, चंपा देख सकती थी, पर वह दूध क्यों नहीं पी रहा था। रात के 3 बजे, अमावस की सबसे काली घड़ी में बच्चे ने पहली बार आवाज़ की, पर वह रोना नहीं था। वह एक अजीब सी आवाज़ थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चंपा ने कान बच्चे के मुंह के पास ले गया। बच्चा कुछ मांग रहा था। रक्त। चंपा का खून ठंडा हो गया। उसने सही सुना, बच्चे ने रक्त मांगा। बच्चे ने फिर कहा, इस बार थोड़ा तेज, रक्त, मां, रक्त। चंपा डर गई। उसने बच्चे को नीचे रखा और पीछे हट गई। बच्चा रोने लगा, पर वह रोना भी अजीब था। उसमें दर्द नहीं था, गुस्सा था, मानो वह चीज़ उसे मिलनी चाहिए और नहीं मिल रही। चंपा रात भर जागती रही। वह बच्चे को देखती रही। बच्चा भी उसे देखता रहा। उन काली आंखों में कोई मासूमियत नहीं थी, उनमें कुछ और था, कुछ बुरा, कुछ भयानक।
अगली सुबह चंपा ने देखा कि घर के पास एक मरी हुई चिड़िया पड़ी थी। उसके शरीर में कोई खून नहीं था, एकदम सूखी हुई। चंपा ने उसे उठाया। चिड़िया इतनी हल्की थी जैसे कागज हो। उसने चारों ओर देखा और चिड़िया भी वैसी ही पड़ी थी, सब बिना खून की। उसने घर के अंदर देखा, बच्चा सो रहा था, पर उसके मुंह के कोने पर कुछ लाल दाग था। चंपा पास गई, यह खून था। चंपा के हाथों से चिड़िया गिर गई। उसे समझ आ गया, बच्चे ने रक्त पिया था और माधव बाहर खड़ा था। उसने भी सब देख लिया था। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर था। वह धीरे से बोला, चंपा, तुमने क्या किया है? चंपा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस बच्चे को देखती रही। वह बच्चा जो उसका था पर उसका नहीं था। वह बच्चा जो देवी काली की कोख से जन्मा था। उस दिन के बाद से गांव में और जानवर मरने लगे। हर सुबह कोई ना कोई जानवर मृत मिलता, बिना खून के। गांव वालों को अब पक्का यकीन हो गया कि चंपा के बच्चे में कुछ गड़बड़ है, पर कोई साफ साफ कुछ कह नहीं पा रहा था। चंपा को सब डर से देखते थे और बच्चा, वह हर रोज बढ़ रहा था, सामान्य से बहुत तेज। एक हफ्ते में वह 1 महीने के बच्चे जितना बड़ा हो गया। उसकी काली आंखें अब और गहरी हो गई थीं और उसकी हंसी, वह भयानक हंसी जो सुनकर रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। माधव अब घर में ज्यादा समय नहीं बिताता था। वह बच्चे से दूर रहने की कोशिश करता, पर रात को जब वह सोता तो उसे सपने आते। उन सपनों में वही बच्चा होता, पर बड़ा, और वह माधव को बुलाता, पिता, पिता। चंपा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे पता था कि उसने जो किया था वह गलत था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। काली की कोख से जो जन्मा था उसे वापस नहीं भेजा जा सकता था। बच्चा अब चंपा की गोद में सो रहा था और इस बार जब उसने मुस्कुराया तो चंपा ने साफ देखा, उसके दांत नुकीले थे। बच्चे के जन्म के बाद 1 महीना बीत गया था, पर वह बच्चा अब बच्चा नहीं रह गया था। उसकी बढ़त इतनी तेज थी कि वह अब 3-4 महीने के बच्चे जितना बड़ा हो गया था। उसकी काली आंखें अब और भी गहरी हो गई थीं और जब वह किसी को देखता तो लगता जैसे वह उस इंसान की आत्मा में झांक रहा हो। चंपा दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उसका वज़न घट गया था, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थीं। वह 20 साल बड़ी लग रही थी। लगता था जैसे बच्चा उसकी जीवन शक्ति चूस रहा हो। रात को जब वह बच्चे को दूध पिलाती, हालांकि बच्चा अब दूध पीता नहीं था, पर चंपा कोशिश ज़रूर करती थी, तो उसे लगता जैसे उसकी सारी ताकत निकल रही हो। माधव की हालत और भी बुरी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे। वह ठीक से सो नहीं पाता था। हर रात उसे वही सपना आता, वह बच्चा जो अब और बड़ा हो गया था उसे बुला रहा था, पिता, पिता। उस आवाज में कुछ था जो माधव को अपनी ओर खींचता था, एक अजीब सा खिंचाव जिसका वह विरोध नहीं कर पाता था। पहली अमावस आई बच्चे के जन्म के बाद। उस रात माधव घर में ही था। वह सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद आ नहीं रही थी। तभी उसने सुना, पिता। यह आवाज सपने की नहीं थी, यह असली थी। माधव ने आंखें खोलीं। बच्चा उसे देख रहा था। वह अपने पालने में लेटा हुआ था, पर उसकी गर्दन माधव की ओर मुड़ी हुई थी। उन काली आंखों में एक अजीब चमक थी। पिता, आओ, बच्चे ने फिर कहा। उसकी आवाज़ किसी बच्चे की नहीं थी। वह गहरी थी, भारी थी। माधव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उठना नहीं चाहता था, पर उसके पैर खुद ब खुद उठ गए। वह बिस्तर से उतरा और बच्चे की ओर चलने लगा। उसका मन कह रहा था, नहीं, मत जाओ, पर उसका शरीर नहीं सुन रहा था। वह बच्चे के पास पहुंचा। बच्चे ने अपना हाथ उठाया। वह छोटा हाथ माधव के हाथ की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने माधव का हाथ छुआ, माधव को लगा जैसे बिजली का करंट लग गया हो। उसके पूरे शरीर में एक तेज झटका लगा। वह चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली
और फिर उसे दिखने लगा। काली आंखों में कुछ दिखने लगा। एक गुफा, अंधेरी और भयानक। उस गुफा में रक्त का यंत्र बना हुआ था और उस यंत्र के सामने खड़ी थी चंपा, अपना खून अर्पित करते हुए। माधव ने सब देख लिया, उसे सब समझ आ गया। बच्चे ने हाथ छोड़ दिया। माधव पीछे गिर गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने चंपा की ओर देखा जो दूसरे कमरे में सो रही थी। उसके मन में गुस्सा आया। तुमने यह क्या किया चंपा? उसने मन ही मन सोचा। अगली सुबह माधव ने चंपा से पूछा, तुम उस गुफा में गई थी ना, कामाख्या के नीचे वाली गुफा में? तुमने तंत्र विद्या का सहारा लिया? चंपा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। माधव ने सिर पकड़ लिया। तुम्हें पता नहीं था तुमने क्या बुलाया है? यह बच्चा नहीं है चंपा, यह कुछ और है, कुछ बुरा। चंपा रोने लगी। मुझे मां बनना था, मैं बस मां बनना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। अब क्या करेंगे हम? माधव ने पूछा। चंपा ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या जवाब देती? दिन बीतते गए। बच्चा बढ़ता रहा। अब वह रेंगने लगा था, पर उसका रेंगना भी अजीब था। वह बहुत तेज रेंगता था और कभी कभी तो लगता था जैसे वह दीवारों पर भी चढ़ सकता है। रात को माधव ने एक बार देखा था कि बच्चा छत पर रेंग रहा है, बिल्कुल किसी कीड़े की तरह। गांव में अब खुलकर बातें होने लगी थीं। लोग कहते थे कि चंपा ने काला जादू किया है। कुछ लोगों ने गांव छोड़ने की भी बात की। पुजारी ने कहा कि एक बड़ी पूजा करवानी होगी, पर चंपा ने मना कर दिया। वह अपने बच्चे को किसी के सामने नहीं ले जाना चाहती थी। दूसरी अमावस आई। इस बार माधव को फिर वही सपना आया, पर इस बार सपना और भी स्पष्ट था। वह खुद को उस गुफा में पाता है, अंधेरी भयानक गुफा, और उसके सामने बैठा है वह बच्चा। पर अब वह बच्चा नहीं रह गया था। वह एक छोटे लड़के जैसा दिख रहा था। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। तुमने मुझे चाहा था, बच्चे ने कहा। उसकी आवाज़ अब और गहरी हो गई थी। माँ ने मुझे बुलाया, पर तुम भी चाहते थे कि मैं आऊं। तुम भी एक बेटा चाहते थे। माधव ने सिर हिलाया। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता था। बच्चा हंसा। वह भयानक हंसी। झूठ मत बोलो पिता, मैं तुम्हारे मन में देख सकता हूं। तुम भी चाहते थे, और अब मैं तुम्हें चाहता हूं। मुझे? मतलब? तुम्हारा रक्त, तुम्हारी देह, तुम्हारी आत्मा, सब कुछ। बच्चे की आंखें चमक उठीं। वह माधव की ओर बढ़ने लगा। माधव भागने की कोशिश करता है, पर उसके पैर जड़ हो जाते हैं। वह हिल नहीं पाता। बच्चा पास आ रहा है और पास और पास। उसका मुंह खुलता है और उसमें नुकीले दांत दिखते हैं। वह माधव की गर्दन की ओर झुकता है। माधव चीखता हुआ उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा। वहां निशान थे, छोटे लाल निशान, जैसे किसी ने काटा हो। यह सपना नहीं था, यह असली था। माधव डर गया। वह उठा और बाहर भागा। उसे हवा की जरूरत थी। वह घर के बाहर खड़ा हो गया और गहरी सांसें लेने लगा। आसमान में चांद नहीं था। अमावस की रात थी। अंधेरा था, घना अंधेरा। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी। पिता! माधव मुड़ा। बच्चा घर के दरवाजे पर खड़ा था। पर यह कैसे हो सकता था? बच्चा अभी खड़ा नहीं हो सकता था। वह अभी सिर्फ 2 महीने का था, पर वह खड़ा था अपने दोनों पैरों पर और उसे देख रहा था। आओ पिता, मेरे पास आओ। बच्चे ने हाथ बढ़ाया। माधव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह मुड़ा और भागा। उसे नहीं पता था वह कहाँ जा रहा है, बस भाग रहा था, अंधेरे में, जंगल की ओर। और पीछे से वह आवाज आती रही, पिता पिता। माधव भागता रहा। उसके पैर कांप रहे थे, सांसें फूल रही थीं, और फिर अचानक उसे लगा कि वह जानता है कहाँ जा रहा है। उसके पैर खुद ब खुद एक दिशा में जा रहे थे। आधे घंटे बाद वह खुद को कामाख्या की पहाड़ियों के पास पाता है। वह गुफा का रास्ता दिख रहा था। नहीं, उसका मन चिल्लाया, वहां मत जाओ, पर उसके पैर नहीं रुके। वह गुफा के अंदर उतर गया। अंधेरा था, पर
पर दीवारों से लाल रोशनी आ रही थी। वह रक्त का यंत्र अभी भी वहां था, अभी भी चमक रहा था, और यंत्र के बीच में बैठा था वह बच्चा। पर अब यह बच्चा नहीं था। यह एक 3-4 साल के लड़के जितना बड़ा था। उसकी धूसर त्वचा अब और भी गहरी हो गई थी। उसकी काली आंखें चमक रही थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। तुम आ गए पिता, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके दांत नुकीले थे, तेज थे। माधव पीछे हटना चाहता था पर नहीं हट पाया। तुम क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हारा रक्त, तुम्हारी देह, तुम्हारी आत्मा। लड़का उठा और माधव की ओर चलने लगा। माँ ने मुझे जन्म दिया, अब पिता की बारी है। माधव चीखा। उसने भागने की कोशिश की पर उसके पैर जमीन से चिपक गए। वह हिल नहीं पाया। लड़का उसके पास आया। उसने माधव का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। डरो मत पिता, यह दर्द नहीं होगा, बस थोड़ा सा तुम्हारा कुछ हिस्सा मुझे दे दो। लड़के ने माधव की कलाई पर अपने नाखून गड़ा दिए। माधव चीखा। दर्द भयानक था। लड़के ने उसकी कलाई से खून चूसना शुरू कर दिया। माधव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा वह बेहोश हो जाएगा। उसके दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी, चंपा, तुमने यह क्या किया? कितनी देर बीती माधव को पता नहीं। जब उसे होश आया तो वह गुफा के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। उसकी कलाई पर गहरे निशान थे। खून सूख चुका था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। वह उठने की कोशिश करता है पर नहीं उठ पाया। कुछ देर बाद गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे। उन्होंने माधव को देखा। अरे, यह तो माधव है। उन्होंने उसे उठाया और गांव ले गए। जब माधव घर पहुंचा तो चंपा ने उसे देखा और चीख पड़ी। माधव की हालत बहुत बुरी थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, होंठ नीले हो गए थे। वह किसी लाश जैसा लग रहा था। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच की और हैरान रह गया। इसके शरीर में खून बहुत कम है, जैसे किसी ने इसका आधा खून निकाल लिया हो। माधव कुछ दिन बिस्तर पर रहा। वह बोल नहीं पा रहा था, बस लेटा रहता और छत को देखता रहता। उसकी आंखों में डर था, गहरा डर। एक रात चंपा उसके पास बैठी थी। माधव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। चंपा, वह मुझे बुलाता है हर रात। मैं उसके पास जाने से खुद को रोक नहीं पाता। चंपा रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। पर माधव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली अमावस की रात माधव फिर से गायब हो गया। चंपा ने उसे घर में ढूंढा, बाहर ढूंढा, पर वह नहीं मिला। गांव वालों ने भी ढूंढा, पर माधव का कोई पता नहीं चला। 3 दिन बाद किसी ने उसे गुफा के पास देखा। वह नग्न था, लहूलुहान था। उसके पूरे शरीर पर खरोंचें थीं। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही नहीं बची हो। वह बड़बड़ा रहा था, बार बार एक ही शब्द, कोख, काली की कोख। लोग उसे पकड़ने गए, पर माधव भाग गया। वह जंगल में चला गया। उसके बाद माधव कभी नहीं दिखा। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात को जंगल में किसी को घूमते देखा था। कुछ ने कहा कि उन्हें चीखें सुनाई दी थीं, पर माधव का कभी पता नहीं चला। और चंपा के घर में वह बच्चा बढ़ता रहा। अब वह और भी तेजी से बढ़ रहा था। लगता था जैसे माधव का रक्त पीकर उसे और ताकत मिल गई हो। चंपा जानती थी कि अब उसकी बारी आने वाली है। पहले पिता गया, अब माँ की बारी थी। पर वह क्या कर सकती थी? यह उसका बेटा था। चाहे वह कुछ भी हो, वह उसका बेटा था वाकई। और बच्चा, वह अब रात को चंपा को देखकर मुस्कुराता। वह मुस्कान चंपा की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी। माधव के गायब होने के बाद 3 महीने बीत चुके थे। गांव में अब चंपा के घर की तरफ कोई नहीं जाता था। लोग डर से उस रास्ते से भी गुजरने से कतराते थे। चंपा पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। गांव की दुकान से सामान भी अब कोई उसे देना नहीं चाहता था। उसे दूर से ही सामान फेंक दिया जाता था। पर सबसे डरावनी बात यह थी
कि वह बच्चा अब बच्चा नहीं रह गया था। महज 6 महीने में वह एक 5-6 साल के लड़के जितना बड़ा हो गया था। उसकी धूसर त्वचा अब राख जैसी हो गई थी। उसकी काली आंखें अब इतनी गहरी थीं कि उनमें झांकना मौत को देखने जैसा लगता था, और उसके दांत, वे अब पूरी तरह से नुकीले हो चुके थे, एकदम किसी हिंसक जानवर के दांतों जैसे। चंपा दिन ब दिन और कमज़ोर होती जा रही थी। उसकी उम्र अब 40 की लग रही थी, जबकि वह सिर्फ 28 की थी। उसके बाल सफ़ेद होने लगे थे, त्वचा झुर्रियों से भर गई थी। लगता था जैसे वह लड़का उसकी जीवन शक्ति को धीरे धीरे चूस रहा हो। लड़का अब बोलने लगा था, पर उसकी आवाज़ किसी बच्चे की नहीं थी। वह गहरी, भयानक थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी परछाई अलग चलती थीं। कभी कभी जब वह एक जगह खड़ा होता तो उसकी परछाई दूसरी दिशा में जाती दिखती। रात को तो उसकी परछाई दीवारों पर विचित्र आकार बनाती, कभी किसी राक्षस जैसी, कभी किसी पिशाच जैसी। और उसकी हंसी, जब भी वह हंसता, गांव के जानवर चीखने लगते थे, कुत्ते भौंकने लगते, मुर्गियां डर से इधर उधर भागने लगतीं। एक बार उसकी हंसी सुनकर एक बूढ़ी गाय वहीं गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और आंखें बाहर को निकली हुई थीं। चंपा अब समझ चुकी थी कि उसने क्या गलती की थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह इस लड़के से प्यार करना चाहती थी, उसे अपना बेटा मानना चाहती थी, पर कैसे? जब भी वह उसे छूती, उसे ऐसा लगता जैसे बर्फ को छू रही हो। लड़के के शरीर में कोई गर्माहट नहीं थी। एक दिन चंपा ने हिम्मत करके लड़के से पूछा, तुम्हारा नाम क्या रखूं? लड़का उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मेरा कोई नाम नहीं है माँ, मैं काली की संतान हूं। मैं वह हूं जो अंधेरे में जन्मा, जो रक्त से पोषित हुआ। चंपा के रोंगटे खड़े हो गए। पर तुम मेरा बेटा हो, मुझे तुम्हें कुछ तो बुलाना होगा। लड़के ने मुस्कुराया, वह भयानक मुस्कान, जो तुम्हें अच्छा लगे माँ, पर याद रखना, नाम से कुछ नहीं बदलता। मैं वही रहूंगा जो मैं हूं। गांव में अब और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। जो लोग चंपा के घर के पास से गुजरते, उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देतीं, चीखें, कराहें, फुसफुसाहटें। रात को कोई वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात गांव के एक युवक को शराब पीकर हिम्मत आ गई। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं जाकर देखूंगा कि वहां क्या हो रहा है। वह चंपा के घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने अंदर झांका, और जो उसने देखा उससे उसकी सांस रुक गई। चंपा फर्श पर बैठी थी और उसके सामने वह लड़का खड़ा था, पर वह सामान्य नहीं दिख रहा था। उसके पीछे एक विशाल काली परछाई थी जो छत तक जा रही थी। वह परछाई किसी देवी के आकार की थी, काली माँ की। 4 हाथ, गले में नरमुंडों की माला, जीभ बाहर निकली हुई। युवक चीखा और पीछे गिर गया। वह उठा और भागा। घर पहुंचकर उसे बुखार आ गया। 3 दिन तक वह बड़बड़ाता रहा, देवी, परछाई, काली। उसके बाद गांव के लोगों ने तय किया कि चंपा को गांव से निकालना होगा। पंचायत बुलाई गई, पर चंपा पंचायत में नहीं आई। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर बैठ गई। गांव के कुछ बहादुर लोग उसके घर गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, चंपा, बाहर आओ। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। अंदर अंधेरा था। उन्होंने दिया जलाया, और जो उन्होंने देखा उससे वे सब डर गए। दीवारों पर खून से अजीब अजीब निशान बने हुए थे, यंत्र, मंत्र, काली माँ की आकृतियाँ। फर्श पर भी रक्त से एक बड़ा यंत्र बना हुआ था, और बीच में बैठी थी चंपा, बिल्कुल शांत। चंपा, एक आदमी ने पुकारा। चंपा ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जाओ यहाँ से, उसने धीमी आवाज में कहा। तुम्हें गांव छोड़ना होगा चंपा, तुमने यह सब क्या किया है? चंपा ने फिर सिर झुका लिया। मैं कहीं नहीं जा सकती, यह मेरा घर है और वह मेरा बेटा है। वह बेटा नहीं है, वह कोई राक्षस है, एक औरत चिल्लाई।
तभी अंदर के कमरे से आवाज आई, मां को कुछ मत कहो। सब लोग मुड़े। वहां खड़ा था वह लड़का, पर अब उसकी ऊंचाई और बढ़ गई थी। वह लगभग 7-8 साल के लड़के जितना बड़ा दिख रहा था। उसकी काली आंखें सबको घूर रही थीं। एक आदमी ने हिम्मत करके कहा, तू कौन है? लड़का मुस्कुराया, मैं काली की संतान हूं और यह मेरी मां है। अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी, इतना डर था कि सब लोग पीछे हट गए। वे जल्दी से घर से बाहर निकले। पंचायत में फैसला हुआ कि चंपा के घर के पास कोई नहीं जाएगा। उसे और उसके बेटे को अकेला छोड़ दिया जाएगा। अगर वे गांव से बाहर निकले तो ठीक है, वरना उन्हें उसी घर में रहने दिया जाएगा। महीने बीतते गए, लड़का बढ़ता रहा। अब वह एक युवक जैसा दिखने लगा था, पर उसकी धूसर त्वचा, काली आंखें और नुकीले दांत उसे इंसान नहीं बनाते थे। वह कुछ और था, कुछ भयानक। चंपा अब बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। वह बिस्तर पर लेटी रहती थी। उसे अब समझ आ गया था कि उसका अंत करीब है। वह लड़का धीरे धीरे उसकी जान ले रहा था। एक रात, आखिरी अमावस की रात, चंपा ने लड़के से कहा, मैं जानती हूं कि तुम मुझे खत्म करने वाले हो, पर मुझसे एक आखिरी बात बताओ। क्यों? मैं तो तुम्हारी मां हूं। लड़के ने उसे देखा। उसकी काली आंखों में कोई भाव नहीं था। तुम मेरी मां हो, यह सच है, पर तुमने मुझे बुलाया काली की कोख से, और काली की कोख से जो आता है वह लेने आता है, जान लेने। पहले पिता गया, अब तुम्हारी बारी है, यह नियम है। और उसके बाद? चंपा ने पूछा। उसके बाद मैं इस दुनिया में रहूंगा। हर अमावस को मैं किसी न किसी को बुलाऊंगा और धीरे धीरे मैं बढ़ता रहूंगा। चंपा ने आंखें बंद कर लीं। उसे अब अफसोस हो रहा था। काश उसने वह गुफा में पैर नहीं रखा होता। काश उसने अपनी चाह को इतना बड़ा नहीं होने दिया होता। एक आखिरी बात, चंपा ने कहा, क्या तुम मुझे खत्म करने से पहले मुझे वापस उस गुफा में ले जाओगे? मैं देवी से माफी मांगना चाहती हूं। लड़के ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है मां, यह मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। उसने चंपा को उठाया। चंपा अब इतनी हल्की हो गई थी कि लड़के को उठाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वह उसे लेकर घर से बाहर निकला। रात बहुत अंधेरी थी, अमावस की सबसे काली रात। वे दोनों पहाड़ी की ओर चल पड़े। गांव के कुछ लोगों ने देखा, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रोके। वे दूर से देखते रहे। एक धूसर लड़का जो एक कमजोर औरत को अपनी बाहों में लेकर अंधेरे में गायब हो रहा था। गुफा पहुंचकर लड़के ने चंपा को यंत्र के सामने बिठा दिया। यंत्र अभी भी चमक रहा था, अभी भी जीवित था। चंपा ने हाथ जोड़े और देवी से प्रार्थना करने लगी, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी चाह के लिए तुम्हारे नियमों के साथ खिलवाड़ किया। मैंने तंत्र का दुरुपयोग किया। मुझे सजा दो, पर इस लड़के को मुक्त कर दो। इसे इंसान बना दो। गुफा में सन्नाटा था, कोई जवाब नहीं आया। चंपा ने आंखें खोलीं। लड़का उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब कुछ अलग था, शायद दया, शायद दुख। मां, लड़के ने कहा, मैं इंसान नहीं बन सकता। मैं वह हूं जो मैं हूं, पर तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। मतलब? चंपा ने पूछा। मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, पर तुम यहीं रहोगी, इस गुफा में, देवी की सेविका बनकर। और हर अमावस को तुम उन लोगों को चेतावनी दोगी जो तंत्र का दुरुपयोग करना चाहते हैं। चंपा ने चारों ओर देखा। गुफा की दीवारें अब बदलने लगी थीं। वे जीवित हो रही थीं। उसे लगा जैसे वह गुफा के साथ एक हो रही है। और तुम? चंपा ने पूछा। मैं इस दुनिया में रहूंगा। हर अमावस को मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जिनके मन में बुरी चाह है, और उन्हें सजा दूंगा। लड़के ने कहा, यह मेरा काम है, यह मेरा उद्देश्य है। चंपा ने आंखें बंद कर लीं। उसे अब शांति मिल रही थी। शायद यही उसकी किस्मत थी। अगली सुबह जब गांव वाले गुफा के पास गए तो चंपा नहीं मिली, पर गुफा के बाहर खून से लिखा था, जो काली की कोख से मांगेगा वह काली की कोख में ही समा जाएगा। और वह लड़का भी गायब हो गया था।
पर गांव वाले जानते थे कि वह कहीं न कहीं है। आज भी नीलाचल छाया के लोग कहते हैं कि हर अमावस को पहाड़ियों से एक आवाज़ आती है, पिता, और उसके बाद किसी न किसी घर में कुछ अजीब ज़रूर होता है। कभी किसी के घर में रक्त के निशान मिलते हैं, कभी कोई अचानक बीमार पड़ जाता है, कभी किसी को भयानक सपने आते हैं। गांव के लोग अब बहुत सावधान रहते हैं। वे तंत्र विद्या से दूर रहते हैं। वे जानते हैं कि कुछ चीज़ें जो प्रकृति ने नहीं दी हैं उन्हें पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्हें पाने की कोशिश, क्योंकि काली की कोख से जो जन्म लेता है वह सिर्फ लेने आता है, कभी देने नहीं। और चंपा, वह आज भी उस गुफा में है। कोई उसे देख नहीं सकता, पर जो भी गलत इरादे से वहाँ जाता है उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जाओ, यहाँ मत आओ, नहीं तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो मेरी हुई। पर लोग सुनते कहाँ हैं। आज भी कोई न कोई लालच में आकर उस गुफा में जाता है और फिर वही होता है। काली की कोख कभी खाली नहीं रहती। वह हमेशा किसी न किसी को अपने अंदर समेटती रहती है।